फेज में कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटे? वेव के फेज में कुछ चेंज हो रहा है। और ठीक है, अब वो कितना हो रहा है? क्या वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स के बराबर का होता है क्या? के एक्स के बराबर अगर एक्स पाथ लेंथ वेव ट्रेवल करता है तो उसके फेज में जो चेंज होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स के बराबर का फेज में चेंज होता है क्या? The corresponding change in its phase is 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, या के एक्स के बराबर का फेज में चेंज उसके होता है। अब ये जो लैम्डा जो क्वांटिटी है, क्या ये लैम्डा बच्चों मीडियम पे डिपेंड करता है क्या? वेवलेंथ ऑफ ए वेव, वेवलेंथ ऑफ ए वेव तो डिपेंड करता है मीडियम पे, है ना? और तो इसका मतलब क्या है? अगर वेव एक्स डिस्टेंस एक मीडियम में चले और वही एक्स डिस्टेंस दूसरे मीडियम में चले, तो जो करस्पॉन्डिंग चेंज इन फेज होगा वो दोनों केस में अलग अलग होगा या नहीं बच्चों? करस्पॉन्डिंग चेंज इन फेज दोनों केस में अलग अलग होगा या नहीं होगा? है ना? तो इसलिए हम क्या है, ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जैसे अगर मान लो वाटर एक मीडियम है, उसमें वेव एक्स लेंथ ट्रेवल करता है, तो करस्पॉन्डिंग फेज में चेंज कितना आ रहा है जी? करस्पॉन्डिंग फेज में जो चेंज आ रहा है वो 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ वाटर इंटू एक्स आ रहा है। है ना? फेज चेंज when wave travels a length x in water। वाटर में अगर x लेंथ वेव ट्रेवल करती है तो करस्पॉन्डिंग फेज में चेंज इतना आएगा ना। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ वाटर को लिख सकता हूँ जो वेव की एयर में वेवलेंथ थी, डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर इनटू एक्स। इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ एयर इंटू म्यू ऑफ वाटर इंटू एक्स, है ना? एंड दिस इज इक्वल टू द फेज चेंज when wave travels a distance mu of water into x in water। वाटर में जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो फेज चेंज ये आएगा, है ना? तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x लेंथ ट्रेवल्ड इन वाटर is same as mu w multiplied by x length traveled in air। x length traveled in water is equal to mu w into x length in air।
क्या अभी समझ में आता है बच्चों क्या बोलना चाह रहे हैं अपन? फेज चेंज के लिहाज से ज्योमेट्रिकली सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम इन एयर, यहाँ पर इन एयर, यस, x length traveled in water is equal to mu w x length in air, है ना? किसी भी मीडियम में कोई भी ज्योमेट्रिक लेंथ जो लाइट वेव ट्रेवल करती है ऑप्टिकली that will be a larger length in air. क्या ये बात समझ में आ रही है अभी बच्चों? अब इससे होगा क्या, हाँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो जैसे मान लो हमने क्या किया, in a Young's double slit experimental setup, how does this affect our things? ये दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2। ओके, प्रीवियस पेज लगाना चाहते हैं। ओके, देखो ये दो वेव हैं S1 एंड S2, दो स्लिट्स हैं S1 और S2, और ये स्क्रीन है, और ये स्लिट्स के बीच में सेपरेशन को स्मॉल d से डिनोट करते हैं, है ना? और यहाँ पर क्या है, एक स्लैब रखी हुई, ये कोई ग्लास स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी की थिकनेस t है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है? अब इसके इंट्रोडक्शन से क्या फर्क पड़ेगा हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न पे? तो क्या है, ये यहाँ से इंटेंसिटी लाइट रेज आई। अब मान लो जैसे ये ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला पॉइंट लेते हैं ओ, इस पॉइंट पर अब जब S1 और S2 से वेव पहुंचेंगी तो ज्योमेट्रिकली हमको लग रहा है कि वो बराबर बराबर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन क्या वाकई में बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं क्या बच्चों? देखिए क्या है, आप ये मान सकते हैं कि S2 से O तक की जो ज्योमेट्रिक लेंथ है वो L है, तो S1 से O तक की भी ज्योमेट्रिक लेंथ L होगी, है ना? लेकिन S1 से O तक की जो L लेंथ है उस L में से T लेंथ तो उसने ग्लास में ट्रेवल किया। तो ये ग्लास में ट्रेवल्ड T लेंथ को अगर मेरे को एयर में ही कन्वर्ट करना है तो क्या मैं म्यू ऑफ ग्लास से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, और प्लस इसमें ऐड कर दूं कितना बच्चे, L माइनस टी लेंथ जो कि वाकई में उसने एयर में ही ट्रेवल किया है, तो क्या S1O की लेंथ इतनी आ जाएगी? और S2O की लेंथ तो सीधे सीधे L ही लिख सकता हूं मैं, है ना? तो S1O माइनस S2O की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? S1O माइनस S2O की क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या ये म्यू जी टी प्लस L माइनस टी माइनस L के बराबर आ जाएगा?
तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू ऑफ ग्लास इंटू टी माइनस टी, दैट इज म्यू ऑफ ग्लास माइनस वन इंटू टी। ये ऐसी लेंथ है। क्या ये बात समझ में आ पा रही है बच्चों? बोलिए जी, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब देखो, विजुअली आपको लग रहा है, ज्योमेट्रिकली ऐसा लग रहा है कि ओ पॉइंट तक S1 और S2 से आने वाली लाइट बराबर बराबर लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट ट्रैवलिंग इक्वल लेंथ। फेज वाइज क्या है, उनमें डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। और फेज डिफरेंस एट ओ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई corresponding wavelength in air into mu of glass minus वन into t। जो वेव्स S1 से बाहर निकल रही हैं उनका पाथ अपने आप एक्स्ट्रा अमाउंट जो से वो बढ़ ही जा रहा है ना। जो वेव S1 से बाहर निकल रही हैं उनकी पाथ लेंथ बढ़ जा रही है। क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों? तो क्या अब सेंट्रल मैक्सिमा ओ पॉइंट पे होगा? नाउ central maxima will not lie at point O। O पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा अभी नहीं बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट लाई एट द पॉइंट O। ओके, चलो ये तो O पॉइंट की बात हो गई। सेंट्रल मैक्सिमा O पे नहीं बनेगा क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर फेज डिफरेंस कितना हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, उसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल मैक्सिमा। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा जी? क्या करें, ओ पॉइंट से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाते हैं अपन, है ना। ओ पॉइंट से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाते हैं। सपोज ओ पॉइंट से वाई डिस्टेंस ऊपर चले गए, तो ओ पॉइंट से वाई डिस्टेंस ऊपर गए तो किसका पाथ लेंथ बढ़ गया? S1 का S2 से ज्यादा हो गया या S2 का S1 से ज्यादा हो गया?
किसका पाथ लेंथ ज्यादा हो गया? S2 S1 का ज्यादा हो गया अब S2 से, या S2 का ज्यादा हो? S2 का ज्यादा हो गया है ना। तो नेट पाथ डिफरेंस जो अब होगा वो क्या मैं इतना लिख सकता हूं, मतलब एट y डिस्टेंस अबव पॉइंट O, पाथ डिफरेंस अगर मेरे को लिखना है, S2P माइनस S1P की वैल्यू अगर लिखनी है, तो क्या वो y d बाई डी माइनस म्यू ऑफ ग्लास माइनस 1 × T ऐसा लिख सकते हैं? y d बाई डी तो क्या है? शुद्ध ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ है ना, पाथ डिफरेंस है। वो S2 का S1 से ज्यादा है, जैसा कि आप सब लोग बता ही रहे हो, लेकिन इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? म्यू माइनस 1 × T मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात ठीक है बच्चों? उसी तरह से अगर मान लो हम y डिस्टेंस नीचे चले जाते हैं और वहां कोई पॉइंट मिल जाता है P डैश, तो जब आप y डिस्टेंस नीचे चले जाओगे तो क्या होगा? S1 का पाथ पहले ही S2 से ज्यादा था, थोड़ा पाथ डिफरेंस और ऐड हो जाएगा उसमें, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? एट y डिस्टेंस बिलो द पॉइंट P, बिलो द पॉइंट O, at y distance below the point O, what will be the value of this path difference? S1P dash minus S2P dash, ये बराबर हो जाएगा किसके? y d बाई डी प्लस म्यू ऑफ ग्लास माइनस 1 × T के बराबर हो जाएगा। है ना, बोलिए जी। क्या इतना हो जाएगा? अब बताओ कि अगर पाथ डिफरेंस जीरो हो सकता है या फेज डिफरेंस जीरो हो सकता है, तो कहाँ पे हो सकता है? जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो उससे ऊपर जाने पे या उससे नीचे आने पे? ऊपर, नीचे, ऊपर, ऊपर हो सकता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा will lie above the point O. सेंट्रल मैक्सिमा will lie above the point O, यानी किस जगह पर? y d बाई डी माइनस म्यू ऑफ ग्लास माइनस 1 × T को जीरो कर दें। इसका मतलब y की क्या वैल्यू आ जाएगी? म्यू ऑफ ग्लास माइनस 1 × T मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल D बाई स्मॉल d। इतनी डिस्टेंस पर क्या लाई करेगा बच्चों? सेंट्रल मैक्सिमा लाई करेगा। अच्छा, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ लाई करेगा? फॉर फर्स्ट मैक्सिमा पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो y d बाई डी
माइनस म्यू ऑफ ग्लास -1 इंटू टी बराबर लैम्डा के हो जाना चाहिए। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? लैम्डा डी बाई डी प्लस म्यू ऑफ ग्लास -1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। नहीं, फॉर सेकेंड मैक्सिमम क्या लिखेंगे? वाई डी बाई डी माइनस म्यू ऑफ ग्लास -1 इंटू टी बराबर 2 लैम्डा के हो जाना चाहिए। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा डी बाई डी प्लस म्यू ऑफ ग्लास -1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। टी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल। क्या ये बात समझ में आती है? तो इन सारे पॉइंट्स के आपस के बीच में गैप कितना आ जाएगा? क्या लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी का गैप आ जाएगा क्या? इसका मतलब एक बात मुझे बताओ कि क्या फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फ्रिंज विड्थ कैन इट स्टिल बी रिटन एज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी? क्या फ्रिंज विड्थ को अभी भी लैम्डा डी बाई डी? इसका मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब in front of the slits in Young's double slit experiment does not affect the fringe width. फ्रिंज विड्थ को ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। और अगर आपने दोनों में से किसी एक ही स्लिट के सामने ग्लास स्लैब लगाई है तो जिधर ग्लास स्लैब लगाई है उसी तरफ आपका सेंट्रल मैक्सिमा भी लाई करेगा, है ना?
देखिए मान लो हमने क्या किया, दो स्लिट्स हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और दोनों स्लिट्स के सामने हमने क्या किया, हमने ग्लास स्लैब्स लगा दी। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, थिकनेस T1, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, थिकनेस T2, है ना। और हमें पता करना है क्या, यहां मैंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, दोनों स्लैब्स पे जाकर के लाइट गिरती है। अब आपको पता लगाना है कि ये जो पॉइंट है O, वहां पर फाइंड द पाथ डिफरेंस एंड करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस एट द पॉइंट O, है ना। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट जी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, एयर में। देखो हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि इन स्लैब्स पे जो लाइट रे गिर रही है वो ऑलमोस्ट नॉर्मली गिर रही है ना, या यूं कहें कि इनकी थिकनेस इतनी छोटी है कि वो उसकी वजह से जो डेविएशन वगैरह हो रहा है वो नेग्लिजिबली, है ना। शायद रिफ्रैक्शन का तुम्हारे दिमाग में ख्याल इसलिए आया है कि सर कहीं पाथ वो एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा तो ना चलने लग जाए। नहीं, हम तो क्या मान के चल रहे हैं भाई, हमने ग्लास स्लैब्स को ऐसे रखा गया है कि लाइट उस पे नॉर्मली ही इंसिडेंट हो रही
क्या लिखेंगे जी? जल्दी बोलिए जी, क्या लिखेंगे? ओ पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या लिखेंगे? क्या ये कुछ ऐसा आ जाएगा? μ1 -1 इंटू T1 माइनस μ2 -1 इंटू T2। ये पाथ डिफरेंस एट ओ ऐसा आ जाएगा। पाथ डिफरेंस एट ओ आ जाएगा μ1 -1 इंटू T1 माइनस μ2 -1 इंटू, है ना? अब इस पार्ट डिफरेंस के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा वाला ज्यादा है। अगर मान लो ये वाली टर्म ज्यादा हुई तो फिर मैक्सिमा ओ पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, और अगर ये टर्म कम हुई तो फिर मैक्सिमा जो होगा वो ओ पॉइंट के नीचे लाई करेगा। नहीं, अच्छा, उसकी जगह मान लो ऐसा कर दूं मैं कि ये स्लिट्स हैं और इनके सामने स्लैब रख दी T1 कॉमा μ1 वाली, और ये रख दी T2 कॉमा μ2 वाली। तो और मान लो ये पूरा सेटअप मैंने डाला हुआ है किधर? पानी में डाला हुआ। तो ओ पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना आए? या देखो, पाथ डिफरेंस का तो एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ मीनिंग नहीं है ना? क्योंकि पाथ डिफरेंस इन एयर की बात कर रहे हो या पाथ डिफरेंस वाटर की बात कर रहे हो, वो बात है ना? तो लेट्स से अपन तो ये कैलकुलेट करते हैं जी के फेस डिफरेंस जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो तो सबके लिए सेम आता है। तो मान लो मैं आपसे पूछूं कि फाइंड फेस डिफरेंस बिटवीन waves coming from S1 and S2 at point
ओ पॉइंट पर जो S1 और S2 से वेव्स आ रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको बच्चों, क्या तरीका है इसका। देखिए पाथ डिफरेंस इन वाटर अगर आपको लिखना है तो वो हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर -1 इंटू T1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर -1 इंटू T2। ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस इन वाटर। और फेज डिफरेंस की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ वाटर लिखना पड़ेगा, दैट इज μ1 बाय म्यू ऑफ वाटर -1 इंटू T1 माइनस μ2 बाय म्यू ऑफ वाटर -1 इंटू T। ये ऐसी वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? नहीं देखो, वैसा नहीं होगा जैसा तुमने लिखा है पीयूष, वैसा नहीं होगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर या फिर एक और तरीका हो सकता था। आप क्या करें कि और देयर कुड हैव बीन वन मोर वे। आप क्या करो, पूरे को शुरू से ही किसमें कन्वर्ट कर लो जी, एयर में कन्वर्ट कर लो। तो T1 थिकनेस इन μ1 is same as μ1 into T1 thickness in air प्लस जो बाकी L लेंथ में से T1 हटा दें तो कितना आएगा, L माइनस T1। ये किस मीडियम में ट्रेवल किया है, वाटर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो म्यू ऑफ वाटर से और सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से क्या, μ2 T2 प्लस L माइनस T2 इंटू म्यू ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा जी, L इंटू म्यू ऑफ वाटर से L इंटू म्यू ऑफ वाटर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया है, μ1 माइनस म्यू ऑफ वाटर इंटू T1 माइनस μ2 माइनस म्यू ऑफ वाटर इंटू T2। ये आ जाएगा क्या आपके पास, पाथ डिफरेंस, है ना। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा,
फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ एयर इंटू mu1 माइनस म्यू ऑफ वाटर इंटू T1 माइनस mu2 माइनस म्यू ऑफ वाटर इंटू T2। यस आ जाए। समझ में आ रही बात? देखो जो पुराना वाला एक्सप्रेशन था, इसको भी अगर आप लैम्डा ऑफ वाटर को लैम्डा ऑफ एयर में कन्वर्ट कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ वाटर को क्या लिख देंगे, लैम्डा ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर। तो म्यू ऑफ वाटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और उस म्यू ऑफ वाटर को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो म्यू1 माइनस म्यू ऑफ वाटर इंटू T1 माइनस म्यू2 माइनस म्यू ऑफ वाटर इंटू T2 ऐसा आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, कैसे किया मैंने? देखो बेटे दो तरीके हैं, या तो क्या है आप वाटर के रिलेटिव ही पाथ डिफरेंस निकालो और उसको 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप शुरू से ही किसके टर्म्स में चलो, एयर के टर्म्स में चलो और फिर फाइनली उसको 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही तरीकों में जो डेल्टा फाई आएगा फेज डिफरेंस वो सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? लेकिन पता है क्या, ये जो वाला मेथड है ये ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, है ना? किसी गिवन मीडियम के रिलेटिव कैसे अपने को पाथ डिफरेंस पता लगाना है, किसी मीडियम के रिलेटिव पाथ डिफरेंस कैसे पता लगाना है। क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें वो वाई डी वाली जो चीजें है ना, वो डायरेक्टली आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे हमसे कहा जाए क्या कि ये दो स्लिट्स हैं और इसमें क्या है, हमने लाइट रेज इंसिडेंट करी और स्लैब रख दी और यहाँ पर क्या है, कोई मीडियम है, मान लेते हैं वाटर ही है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन वही है म्यू1 कॉमा T1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है म्यू2 कॉमा T2। तो हमें क्या करना है, ये जो O पॉइंट है इससे y डिस्टेंस ऊपर जाकर के वहां पे पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस लिखना। तो देखो क्या है बच्चों कि म्यू1 अपॉन म्यू डब्ल्यू -1 इंटू T1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें म्यू2 अपॉन म्यू डब्ल्यू -1 इंटू T2। तो ये तो क्या आ गया बेटे,
ओ पॉइंट पर पाथ डिफरेंस किसके रिलेटिव, वाटर के रिलेटिव। और इसमें मैं क्या मान के चल रहा हूं कि S1 वाला पाथ S2 से बड़ा है, लेकिन जब मैं y डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा तो S1 वाला S2 से y d बाई डी छोटा हो जाएगा, और वो जो y d बाई डी है वो किसके रिलेटिव आएगा, क्या वो भी वाटर के रिलेटिव ही आएगा। तो क्या करें, इसमें से y d बाई डी हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये मेरे को डेल्टा x एट p विद रिस्पेक्ट टू वाटर मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों। और अगर आपको फेस डिफरेंस पता लगाना है तो क्या करो, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ वाटर से और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, μ1 बाई μw -1 इंटू T1 माइनस μ2 बाई μw -1 इंटू T2 माइनस y d बाई डी। ये ऐसा आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? बोलिए बच्चों। ये स्लैब्स का कमाल है जी, है ना। ओके बच्चों, तो एक बार यहाँ तक अपने बात समझ में आ गई, तो अब इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग तरह के बन सकते हैं, है ना। इसके आगे मेनली कैलकुलेशन ही बचती है ना, इसके आगे कुछ ज्यादा बात नहीं, एक बार ये लिखना आ गया आपको ठीक से तो बस फिर हो जाए। तो हम बात करते हैं किसकी, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम थिन फिल्म्स। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। देखो बच्चों, आपने एक ये बात ऑब्जर्व करी होगी कि क्या है, अ, पानी की लेयर पर जब एक ऑयल की लेयर बिखरी पड़ी हुई होती है और उस ऑयल की लेयर के थ्रू अपन सनलाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह देखते हैं, तो वो ऑयल की लेयर हमें कलरफुल दिखाई देती है ना।
या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमने वो स्पेक्स पहने हुए हैं और स्पेक्स में जब मेरे को ट्यूबलाइट वगैरह का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है तो वो ग्रीन या पर्पल कलर का हमको दिखाई देता। ट्यूबलाइट जो है वाइट ट्यूबलाइट है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हम जब किसी के सामने वाले के स्पेक्स में देखते हैं तो कभी ग्रीन या कभी पर्पल कलर का हमको दिखाई देता है। अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, उसको समझते हैं। देखो मान लो क्या है, ये कोई स्लैब है और इस पर मान लो आपने क्या किया, कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करी। तो जो लाइट रे आपने इंसिडेंट करी उसका कुछ हिस्सा तो ये अपर सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो होगा वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहां से वापस से रिफ्लेक्शन होगा। है ना। देखो ये जो रिफ्लेक्शन है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, आम रिफ्लेक्शन है ना, मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन। मतलब कुछ रे क्या है, बाहर भी गई है आपको, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद फिर से क्या होगा, जब ऊपर वाली सरफेस पर ये रे गिरेगी तो फिर से एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या है, रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो बाहर आ रही है ये आगे भी चलता चला जाएगा, ऐसा नहीं ये प्रोसेस यहीं पे थम गया, आगे भी चल रहा है। लेकिन आगे आने वाली जो रेज हैं वो तो और ज्यादा लेस इंटेंस होंगी, है ना, और ज्यादा वीक होंगी। तो आप ऐसे समझिए जी कि हम, ये दो रेज हैं, अब किसी ऑब्जर्वर की आंख में अगर ये दो रेज एंटर करती हैं तो क्या होगा बच्चों, ये ऊपर वाली रे जो है ये तो कभी स्लैब के अंदर गई नहीं, और ये जो सेकंड वाली रे है इसको मैं 1 और इसको 2 नाम दे देता हूं। तो ये जो सेकंड वाली रे है ये तो अंदर स्लैब के अंदर से ट्रेवल करके आ रही है ना। तो क्या सेकंड वाली रे ने फर्स्ट वाली के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा पाथ स्लैब के अंदर ट्रेवल किया है क्या, कुछ एक्स्ट्रा पाथ जो है वो स्लैब के अंदर ट्रेवल किया। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है बच्चों, और पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी होगा। अब देखो क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो कि ये तो चलो मैंने ना एक डायग्राम दिखाने के लिए एक ऑब्लिक इंसिडेंस करा दिया था,
जनरली अपन नॉर्मल इंसिडेंस की अगर बात करें तो कैलकुलेशन की दृष्टि से थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे सामने। कैसे कि एक रे ऑफ लाइट आई और उसका कुछ हिस्सा तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट अंदर गया और फिर अंदर जाकर के रिफ्लेक्ट हुआ और फिर रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे वापस आया, है ना। तो जो पार्ट अंदर ट्रेवल किया स्लैब के अंदर, क्या हम मान सकते हैं कि उसने टी थिकनेस अगर स्लैब की है तो जो सरफेस ऊपर से ही जो रे ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई थी उसके कंपैरिजन में नीचे से होकर के आने वाली रे ने 2t पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। और 2t पाथ किसमें ट्रेवल किया है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली स्लैब में ट्रेवल किया है। तो 2t मल्टीप्लाइड बाई म्यू, क्या इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है क्या उसने? 2t मल्टीप्लाइड बाई म्यू इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है ना। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, चलो छोड़ो अभी तो पाथ है, तो क्या पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज इतना आ गया? अच्छा, लेकिन एक एक पहलू और है इसका, एक पहलू पे और हमें गौर करना चाहिए। वो क्या है कि देखो जो रे ऊपर वाली सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो गई थी ना, उसका रिफ्लेक्शन हुआ एक डेंसर बाउंड्री से, और जो रे नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है उसका रिफ्लेक्शन हुआ एक रेयरर बाउंड्री से। ध्यान दो, जब भी एक ट्रांसवर्स वेव का, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, जब भी एक ट्रांसवर्स वेव का डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन होते ही पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और पाई का फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो एक्चुअल में 2 म्यूटी नहीं होगी। 2 म्यूटी तो हमें सीधे सीधे नजर आ रहा है, लेकिन साथ में एक लैम्डा बाई 2 और ऐड करना पड़ेगा। ये लैम्डा बाई 2 क्यों ऐड करना पड़ेगा? बिकॉज वन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज gets reflected from denser medium. One of the reflected rays gets reflected from denser medium. तो वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने की के कारण एक पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, या यूं कहें कि लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस आ रहा है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? क्या ये बात समझ में आती है बच्चों?
लैम्डा बाई 2 कैसे आया? मैंने बताया ना, व्हेन अ ट्रांसफर, देखो क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग वेव के एग्जांपल के थ्रू आप समझो इसको। जैसे ये वेव पल्स ट्रेवल करती हुई आ रही और ये एक रिजिड वॉल है, ठीक है। तो जब इस वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्ट होते ही ये वेव, ये इसका शेप क्या है, इस तरह से इन्वर्टेड हो जाता है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? इस वेव का जो शेप है वो इस प्रकार से इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड होने का मतलब क्या है कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन the incident and reflected waves have a phase difference of pi, जबकि रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। मतलब आप इसको छोड़ो, अगर मान लो ऐसा है कि ये कोई पतली रस्सी है और इधर मोटी रस्सी है और इस पतली रस्सी पर कोई पल्स ट्रेवल करते हुए आ रहा है जी, तो क्या होगा, जब ये पल्स बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ एनर्जी आगे प्रोपगेट करेगी, और एनर्जी का कुछ हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। लेकिन जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर के आएगा वो इन्वर्ट होकर के आएगा, यानी रिफ्रैक्शन में कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि रिफ्लेक्शन में फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। दैट टू व्हेन द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ए डेंसर मीडियम। अगर रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा होता, मतलब मानो कि इंसिडेंट वेव जो है वो मोटी रस्सी में चल रही होती और आगे जाकर के उसको एक ऐसे पतली रस्सी मिल रही है, तो क्या होगा, इस केस में न रिफ्लेक्टेड वेव में कोई फेज डिफरेंस आएगा, ना ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज। रिफ्लेक्शन यहां भी होगा, चेंज ऑफ मीडियम यहां भी हो रहा है, तो कुछ एनर्जी आगे जाएगी, कुछ एनर्जी वापस लौट के आएगी, लेकिन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव विल हैव सेम फेज एज दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव। लेकिन जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्रैक्टेड वेव में तो कोई फेज चेंज नहीं आता, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो पाई फेज से पीछे हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? इंसिडेंट वेव के कंपैरिजन। क्या ये बात समझ में आती है? तो इस केस में क्या होगा, देखो, वो वेव जो कि ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो गई है ना, दोनों को अलग अलग जगह पे बना रहा हूं मैं। एक वेव तो क्या हुआ, ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो गई, और एक वेव का यहां से रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहां से हुआ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में तो फेज डिफरेंस नहीं आता। फिर उसके बाद यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन दूसरी तरफ रेयरर मीडियम था, तो इसलिए फेज डिफरेंस पाई का नहीं आया। और फिर ऊपर चल करके जब यहाँ पे गई और ऊपर निकल गई तो हुआ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये वाले पाथ में चलने वाली वेव का
कभी भी डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जबकि इस वाली वेव का एक बार डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ। तो वो डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमें एक पाई का फेज डिफरेंस इसमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, और पाई का फेज डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का। क्या ऐसा मानते हैं बच्चे? तो जो टोटल पाथ डिफरेंस लिखोगे वो कितना आएगा? विल बी 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अब अगर आपको चाहिए कि ये रिफ्लेक्टेड वेव का मैक्सिमा बने, है ना, तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी इन रिफ्लेक्टेड वेव, क्या होना चाहिए? 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 बराबर होना चाहिए एन लैम्डा के, या यूं कहें कि 2 म्यू टी बराबर होना चाहिए किसके? एन माइनस 1 बाई 2 लैम्डा के, या 2 म्यू टी बराबर होना चाहिए किसके? 2n-1 लैम्डा बाई 2 के। तो इसका मतलब लैम्डा की क्या वैल्यूज आ जाएंगी? 4 म्यू टी डिवाइडेड बाई 2n-1, है ना। जब हम इस इक्वेशन में n की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। ये वो लैम्डा होंगे, these lambdas different integral values of n will give different values of lambda which are strongly reflected। उन वेवलेंथ्स का क्या होगा? मैक्सिमा बनेगा बच्चों, इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी इस तरह की जो वेवलेंथ है उनकी। मान लो जैसे हमसे कहा जाए क्या, कि हमने क्या किया, एक स्लैब है, उसकी थिकनेस मान लो हमें दी गई है कितनी? 3 माइक्रोमीटर के बराबर की उसकी थिकनेस दी गई।
हो गया जी। ओके। देखो 3 माइक्रोमीटर की स्लैब है, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट, हमें पता करना है फाइंड वेवलेंथ्स which will be reflected strongly by the slab. Find wavelengths which will be reflected strongly by the slab. ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, यस, दैट इज 1.5। तो देखो तरीका क्या है जी, आप लिख दो पाथ डिफरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स क्या है, इज इक्वल टू 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2, and for maximum intensity 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 बराबर होना चाहिए n लैम्डा के। तो 2 म्यू टी बराबर हो जाएगा किसके, n माइनस 1/2 लैम्डा। तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 म्यू टी डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। अब यहां से आप म्यू और टी की तो वैल्यू हाथों हाथ सब्स्टिट्यूट कर ही दो। म्यू इज 3/2 एंड टी इज 3 इंटू 10 की पावर -6। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 18,000 डिवाइडेड बाय 2n-1 एंगस्ट्रॉम। ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, 18,000 डिवाइडेड बाय 2n-1 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की क्या क्या वैल्यूज आ गई जी, 18,000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन क्या 18,000 एंगस्ट्रॉम व्हाइट लाइट में आती है क्या, नहीं आती। n को 2 रखो तो आ जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाई कितना, 3, तो 6,000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्या 6,000 एंगस्ट्रॉम व्हाइट लाइट में आती है क्या, हाँ बिल्कुल आती है। फिर n को रख दो कितना, 3, तो ये आ जाएगा 5। 5 जब आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3600 एंगस्ट्रॉम, है ना। अरे हाँ, एक जीरो और आएगा क्या बेटे, एक जीरो और आएगा, 4 जीरो आएंगे सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ रहा है। तो 4 जीरो का मतलब n को 1 रखेंगे तब तो 180,000 एंगस्ट्रॉम।
n को 2 रखेंगे तो आएगा 60,000 एंगस्ट्रॉम। पांच से डिवाइड कर दो आप, 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 36,000 एंगस्ट्रॉम, है ना? देखो ऐसे करते करते आप कहां तक तो आसानी से डिवाइड कर दो, व्हाइट लाइट कहां तक नहीं आने वाली है। 11 से भी डिवाइड कर दोगे, 13 से भी डिवाइड कर दोगे, 15 से डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड कर दो, तो व्हाइट लाइट का कोई काम ही नहीं है। 19 से डिवाइड कर दो तो 19 में भी व्हाइट लाइट का कोई काम नहीं आएगा। 21 से डिवाइड करते हैं इसी में, है ना? तो 180,000 डिवाइडेड बाय 21 चलाते हैं तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 60, इतना एंगस्ट्रॉम ऐसा आता है। तो 60,000 को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, तो 8571 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। उससे भी काम नहीं चल रहा है। 23 से डिवाइड करो तो 18,000, 180,000 डिवाइडेड बाय 23 कर दो, है ना? तो आपको शायद रेंज जो है वो विजिबल के अंदर मिलेगी। वन 180,000 डिवाइडेड बाय 23 कर दो तो कितना आएगा? 7826, है ना? 180,000 डिवाइडेड बाय 25 कर दो तो 7200 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। तो यानी ये वाली लाइट रे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी 7200 एंगस्ट्रॉम वाली। उसके बाद कौन सी होगी जी? 180,000 डिवाइडेड बाय 27 कर दो तो 6,666.66 एंगस्ट्रॉम वाली स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद 180,000 को डिवाइड कर दें किससे? 29 से, तो फिर 6206.89 एंगस्ट्रॉम रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा चलते चलो, नहीं 180,000 डिवाइडेड बाय 37 करोगे, 39 करोगे, 41 करोगे, 43 करोगे, 45 करोगे, 47 करोगे, 49 करोगे, 51 करोगे, है ना? तब तक आपको मिलती चली जाएगी। अप टू 51 आप डिवाइड करते जाओ सारे ऑड नंबर्स से।
25 से लेकर के 51 तक, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51 तक आप चलते चलो। तब तक आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन वाली वेव्स जो है वो मिलती ही चली जाएंगी बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, थिकनेस थोड़ी ज्यादा ले ली, इसलिए ज्यादा मिल रही है। थिकनेस थोड़ी कम ले लेते और कम वेव्स मिलती हैं आपको। जैसे मान लो यही सवाल में मैं आपको कह दूं जी कि क्या है, थिकनेस इज 0.2 माइक्रोमीटर और वाइट लाइट हमने इंसिडेंट करी, तो हमें पता करना है फाइंड वेवलेंथ्स which are strongly reflected. Find wavelengths which are strongly reflected. तो क्या करेंगे बच्चों, लैम्डा इज 4 म्यू टी अपॉन 2n-1, डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं अपन, 4 म्यू इज 3/2, t is 0.2 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 2n-1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 2n-1, और इसको क्या करें 10 की -4 से, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 12,000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2n-1। क्या ऐसा लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी? तो n को आप 1 रखोगे तो लैम्डा आ जाएगा 12,000 एंगस्ट्रॉम, n को 2 रखोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाई 3, तो मतलब कितना, सिर्फ 4,000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और n को अगर आप 3 रख दोगे तो ये सीधा 5 ही आ जाएगा, तो 12,000 बाई 5 करोगे तो 2,400 एंगस्ट्रॉम ऐसा आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही विजिबल रेंज में लाई कर रही है ना, कौन सी, 4,000 एंगस्ट्रॉम की लाइट ही विजिबल रेंज में लाई कर रही है। क्या ये चीज समझ आती है बच्चों? बोलिए जी। ये नोट कर लिया बच्चों, अगले पेज पे चलें क्या? एक मिनट।
Done, sir. ओके बेटा, तो ये पूरी बात है बच्चों किसकी, इंटरफेरेंस की, है ना। अब हम आगे चलेंगे और बात करते हैं किसकी, नाउ वी टॉक अबाउट क्या बच्चों, डिफ्रैक्शन। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? देखिए बेटे, डिफ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन में दूं तो डिफ्रैक्शन क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट in the region of shadow when it encounters an obstacle of size, obstacle having size of the order of wavelength of light. The bending of white light in the regions of shadow when it encounters an obstacle having size of the order of wavelength of light is called as diffraction. Is called as diffraction. देखो, जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, ये एक सिंगल स्लिट है बेटा। वी हैव दिस व्हाट, सिंगल स्लिट। और यहाँ पर क्या है, एक स्क्रीन हमने लगाया हुआ है जो कि स्लिट के प्लेन के पैरेलल है। और हम क्या करते हैं, कोई मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट अभी यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं। This is some monochromatic ray of light. अब देखो, हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर तो क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ये है कि भाई इसमें से लाइट निकलेगी और लाइट निकल करके स्क्रीन के इतने हिस्से को इल्यूमिनेट करेगी और बाकी जो रीजन रहेगा वो रीजन ऑफ शैडो। क्यों बच्चों? जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारी लाइट की अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से तो यही बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन क्या है बच्चों, वाकई में ऐसा देखा नहीं जाता। एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट बाकायदा बेंड करती है और जो स्क्रीन पर इंटेंसिटी पैटर्न आपको दिखता है वो इस एज के बियॉन्ड भी इंटेंसिटी आपको दिखाई देती है। मतलब ये इस तरह का इंटेंसिटी का पैटर्न हमको दिखाई देता है। बेशक क्या है, स्लिट्स के ठीक सामने इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो इन एजेस के बियॉन्ड भी जाती है। मतलब लाइट का पाथ ऐसा नहीं होता, लाइट एक्चुअल में क्या है, ये ऐसे जाकर के यहाँ तक बेंड होकर के पहुंचती। और फिर जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं तो क्या है, इंटेंसिटी कम होती चली जाती है।
बात सही है, आगे जाते जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, लेकिन वो कम में भी क्या है, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। तो क्या क्या इस बेसिस पर अब हमें ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि वेदर लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और नॉट, है ना? ऑफ कोर्स जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब हम बोलते थे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उसके पीछे कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट उसका आधार था, जो कि मानती थी कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। लेकिन हाइगन्स प्रिंसिपल ने उसको जो है वो अल्टरनेट थ्योरी दी। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। उन सब एक्सपेरिमेंट्स ने बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह से बिहेव नहीं करती, बल्कि वेव की तरह से बिहेव करती है। मीडियम का कोई भी पॉइंट जो है वो खुद एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से एक्ट करने लग जाता है, और आगे किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो आने वाले सारे जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनसे आने वाली लाइट के सुपरपोजिशन से, उस लाइट के इंटरफेरेंस से डिसाइड होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है मुझे? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई डाउट? अब देखो ऐसा होता क्यों है ना, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी एक्चुअल में क्या है, इंटरफेरेंस ही है। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस से मिलके बना हुआ मान सकते हो। और यहाँ पर है स्क्रीन। यहाँ पर है स्क्रीन। तो ये जो अनगिनत सोर्सेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस जो हैं, ये सब के सब क्या हैं, इनकी वजह से लाइट स्क्रीन के किसी पॉइंट पे पहुंचती है, और उन सब से आने वाली लाइट का हमको क्या करवाना होता है बेटे, सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के हिसाब से हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता करनी होती है ना। और फिर उससे तय होता है कि वहां पर इंटेंसिटी क्या आएगी। आप ऐसे ही रैंडमली नहीं बोल सकते, किसी भी पॉइंट पर आपको यही प्रक्रिया चलानी पड़ेगी।
हर सोर्स से वहां पे लाइट पहुंचाओ आप। और फिर उस बेसिस पर आप डिसाइड करो कि उस जगह पर इंटेंसिटी कितनी आने वाली है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस से इंटेंसिटी कैसे पता लगाएं सर, है ना। देखो, तो सबसे पहले तो क्या है, मैं ये बता देता हूं कि जो फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ, जो रिजल्ट है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसके डेरिवेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, अ पॉइंट located symmetrically with respect to the slits on the screen will be a point of maximum intensity. स्लिट्स के रेस्पेक्ट में जो सिमेट्रिकली एक पॉइंट लोकेटेड है, उस पॉइंट पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है। दूसरा, एट एंगुलर पोजीशन थीटा on the screen with respect to midpoint of slits at angular position theta on the screen with respect to midpoint of the slits. इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा आई मैक्स, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो, इनटू साइन बीटा बाय बीटा का होल स्क्वायर, where what is beta? Beta is pi by lambda into a sin theta. मतलब a क्या है, ये स्लिट विड्थ अगर a है तो ये हो जाएगा आई मैक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा वैल्यू इसकी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर, बीटा इज पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन। किसी भी थीटा एंगल पर इतनी इंटेंसिटी आती है, जहां पर आई मैक्स क्या है, इंटेंसिटी एट थीटा। एंड आई मैक्स कहां पे होगा? आई मैक्स विल बी द इंटेंसिटी एट थीटा इक्वल टू 0। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आपको मिनिमा की पोजीशन स्क्रीन पे पता लगानी है तो वो कहां पे होंगी? फॉर मिनिमा ऑन स्क्रीन, बीटा की वैल्यू होनी चाहिए कितनी? पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो, आगे प्लस माइनस भी लगा दो आप चाहो तो।
दैट इज बीटा कितना होना चाहिए, प्लस माइनस एन पाई के बराबर। एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, ये बराबर होना चाहिए प्लस माइनस एन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ए साइन थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस एन लैम्डा, है ना। तो ये क्या आ जाएगी, दिस विल बी कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी या जीरो इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन। एक बात ध्यान देना बच्चों, कई बच्चे गलती कर देते हैं इसमें कि यही कंडीशन इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा की कंडीशन हो जाती है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहां पर ये कंडीशन मिनिमा की हो जाएगी, क्यों, वहां पे हम दो सोर्सेस से इंटरफेरेंस करा रहे होते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस से इंटरफेरेंस करा रहे होते हैं, तो ये चेंज आ जाता है इसमें। ठीक है, देखो ग्लोबल मैक्सिमा तो एक ही होता है, लेकिन कई सारे लोकल मैक्सिमास आते हैं, है ना। many local maximas are obtained on the screen. Those maximas are called as secondary maximas. और सेकेंडरी मैक्सिमा पे क्या होता है बेटे, डी बाई डी बीटा ऑफ इंटेंसिटी को जीरो कर सकते हैं, यानी डी बाई डी बीटा ऑफ साइन बीटा बाई बीटा को जीरो कर दो, तो आ जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, बीटा बराबर है tan बीटा के। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो बीटा की इस तरह की वैल्यूज आएंगी, बीटा इक्वल टू जीरो, जीरो पे तो खैर है ही, उसके अलावा 1.43 पाई, 2.46 पाई एंड सो ऑन। जब बीटा 1.43 पाई के बराबर होगा, पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा इक्वल टू 1.43 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ए साइन थीटा की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.43 लैम्डा। टेक्स्ट बुक में इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 लैम्डा ही लिख देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली स्पीकिंग ये 1.43 लैम्डा होता है। फिर अगले, ये किसकी पोजीशन होगी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। उसी तरह से पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा को 2.46 पाई लिख दूं, तो ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.46 लैम्डा। तो ये कौन सी पोजीशन होगी, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये इस तरह से मैक्सिमास की पोजीशन आपको मिलती चली जाएगी, है ना। ये स्लिट है और ये स्क्रीन है और ये
ये सब जगहों पर क्या बन रहा है, मिनिमा 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 मिनिमा। तो मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा। और ये क्या है, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा, तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या करोगे, a sin theta equal to 1.46 pi equal to 2.46 pi and so on. 1.43 lambda and 2.46 lambda and so on. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। अब इसकी शीट आप लोग कंप्लीट कर सकते हो बच्चों, जो हमने पढ़ा है इसके बिहाफ पे स्टार्ट अटेम्प्टिंग, मतलब शीट इसकी आप कंप्लीट करना चालू कर दो बच्चों। छोटी सी शीट है, ज्यादा बड़ी शीट नहीं है ना। ओके सर बोलो बेटा। सर 1 मिनट प्रीवियस भेज दे रहा हूँ। हो गया सर। हो गया बेटा, ओके।